हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का वार्मली वेलकम करता हूं। और सबसे पहले आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस आज के जितने भी गेस्ट हैं, जो हमारे पास तीन वेरी स्पेशल गेस्ट हैं। तो वन बाय वन मैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं। एंड आवर फर्स्ट गेस्ट हैज ओवर 37 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, लॉ एंड जस्टिस, इंक्लूडिंग अ गजेटेड पोस्ट. She has made remarkable contributions to society, a prolific writer and content creator. She has scripted, authored, and participated in over 300 programs across TV. खास करके मैं दूरदर्शन की बात करूंगा, ऑल इंडिया रेडियो की बात करूंगा, एंड एनसीईआरटी प्रोजेक्ट्स. एनसीईआरटी आप जानते हो, जिसको हम सब पढ़ पढ़ करके बड़े हुए हैं. Her expertise spans child welfare, health, and women's empowerment, making her a revered voice in these fields. और आप सभी के सामने हैं श्री इज रेनू चौहान जी. मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार आशीष जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये अवसर देने का। और श्रोताओं को भी, हमारे ऑडियंस को भी नमस्कार और धन्यवाद। आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं और सराह रहे हैं। और आज की जो सेकंड गेस्ट हैं, एकम्प्लिस्ड ऑथर एंड एजुकेशनिस्ट, जिनको आप पहले भी द हिलरी टाइम्स चैनल पर देख चुके हैं, who has published several works including poetry, essays, and ghazals. She is a seasoned editor, columnist, and speaker with contributions to prestigious literary magazines, newspapers, and cultural forums. Recognized for her social activism and academic excellence, she has received numerous national and international honors. She is Dr. Kavita Vikas ji. मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आकर, क्योंकि पहले भी आई हूँ तो मुझे पता है बहुत सारे लोग देखते हैं। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। And last but not least, we have with us a highly popular actor who has made a special place in the hearts of Indian households, especially among youth. हम सभी के बीजी पांडे भैया, जिनको आप बार बार देखते हैं और देखना भी चाहते हैं, और जिन्हें पूरा भारत एक्टर कबीर के नाम से जानता है. सर, आपका स्वागत है. आपने फिर एक नमस्कार। बार हमें टाइम दिया. सो नाइस. कैसा लग रहा है सर आपको? नमस्कार आशीष जी, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और नमस्कार सारे दर्शकों को भी। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते हैं आगे आज क्या बात होती है। तो आप सभी से, जैसा कि हम सभी को पता है कि आज का जो टॉपिक है, द डिक्लाइनिंग कल्चर ऑफ रीडिंग. एक बहुत पहले मैं एक गाना सुनता था जो जया भादुड़ी जी पर तब फिल्माया गया था, मोहे पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों. तो आजकल जो जनरेशन है, खासकर हम खुद को भी इंक्लूड कर लें, किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता, चाहे वो कुछ भी हो. सुबह की अखबार हो, एक फैशन है कि हम घर में अखबार मंगा लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि उन अखबार के पन्नों को पलटते भी हैं. किताब, पहले जो कॉमिक्स होता था, कहानियां होती थी, नंदन और बहुत सारी पता नहीं क्या क्या हम पढ़ते थे. तो एक तो रीडिंग बिल्कुल खत्म हो गया है, लिसनिंग कैपेसिटी भी खत्म हो गई है. तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहले रेनू जी आप ही बताइए कि क्या लगता है, क्यों नहीं पढ़ने में मन लग रहा है? देखिए, समय बदल रहा है और सोशल मीडिया हम लोगों पर इतना हावी हो रहा है कि पढ़ने के लिए जो पेशेंस चाहिए, जो समय एफर्ट चाहिए, वो हम लगाना नहीं चाहते। सोशल मीडिया में भी हम इन डेप्थ नॉलेज या इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ सर्फिंग करते हैं जल्दी जल्दी, चाहे वो हमें कुछ रजिस्टर हो या नहीं हो। और ये समस्या सिर्फ बच्चों में ही नहीं है, बड़ों में भी हो रही है, जिसकी वजह से घर में एक जो पढ़ने का माहौल होता था पहले, वो सब खत्म हो रहा है। ये सब हम समझ रहे हैं कि माहौल नहीं है, समय नहीं है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ हैंड होल्डिंग नहीं है। घर में अभी मुझे नहीं पता, मैगजीन्स भी आती हैं बच्चों की नहीं,
क्योंकि हमारे समय में जब हम छोटे थे तो हमारे घर में बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना होने के बावजूद भी एक प्रायोरिटी थी बच्चों की एजुकेशन, उनके संस्कार, उनकी पढ़ाई लिखाई। तो पराग, नंदन और चंदा मामा, ये तीनों आते थे। चंपक तो तब आता ही नहीं था। तो ये हम लोग को शुरू से पढ़ने की आदत पड़ गई। और तब इतनी किताबों की सुविधा भी नहीं होती थी। और हमारे बड़े भाई जो थे वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से बुक्स लेकर के आते थे। और हम हमेशा उनको कहते बड़ी बड़ी लाना, मोटी मोटी लाना, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो और चाहिए किताबें। एक जो वो पढ़ाई के लिए ललक थी वो अब मिसिंग हो रही है, क्योंकि घर में भी माहौल नहीं है और पेशेंस भी नहीं है। और कुछ टेक्स्ट बुक्स का प्रेशर तो है ही, ये तो हम भी मानेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम चाहें तो किताबों का एक एक ललक, उसके लिए एक जिज्ञासा, वो घर में और स्कूल में टीचर्स, लाइब्रेरी के द्वारा उसको बनाए रख सकते हैं, स्टोरी टेलिंग द्वारा। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और बहुत तरीके हैं कि हम कैसे घर में ऐसा माहौल बनाएं, किताबों के बारे में बात करें, आपस में डिस्कस करें। और एक रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं कि यहाँ बैठ करके हम पढ़ेंगे, या अच्छा बच्चों से पूछें, या कोई किताब दिखा करके उनमें उत्सुकता या जिज्ञासा पैदा करें, किताब के बारे में बात करें। तो ये बहुत जरूरी है। कविता जी, जैसा कि आप सुन रही थी, रेनू जी ने कहा, बहुत दो खास बातें कही कि एक तो पढ़ाई का माहौल बनाना चाहिए और एक रीडिंग कॉर्नर, स्टडी कॉर्नर बनाना चाहिए। एक गाना मैंने और भी सुना था, एक गाना और सुना था, वो भी 90s में, पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा। अब यहाँ तो प्यार रील बनाने से हो गया है, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने से हो गया है कि हम कैसे ओवरनाइट पॉपुलर हो जाएं। तो और दूसरी बात कि आज हर घर में एक कॉर्नर जो है वो, उसको क्या बोलते हैं, वाइन वगैरह, बोटल्स वगैरह रखने के लिए हमने उसे रिजर्व कर रखा है। और सवाल ये है कि हम माहौल बनाए तो कैसे बनाएं, पढ़ाई का माहौल कैसे बनाएं, स्टडी सेंटर कैसे बनाएं, स्टडी कॉर्नर कैसे बनाएं। पहले हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी होता था, वो भी अब एलिमिनेशन के स्टेज पर है। तो आप रेणु जी की बातों को देखते हुए, या जो मैं पूछ रहा हूँ, आप इसे कैसे देखती हैं, खत्म होता पढ़ाई का कल्चर? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा जगत से जुड़ी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जो पैटर्न है एजुकेशन का, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो करिकुलम है, उसमें चेंजेस नहीं आता है। तो बहुत सारे जो हमारे जो करिकुलम हैं, जिसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, वो बच्चों के समझ से बाहर है, या आप कह सकते हैं कि बच्चे उसमें रुचि नहीं लेते हैं, या उनके स्टैंडर्ड से या तो ऊपर है या बिलो है, जिसके कारण उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जैसे एक समय रहता था कि हम लोग रीड बहुत करते थे, रीडिंग करते थे, रीडिंग हैबिट थी। और अभी भी एग्जाम पैटर्न में जो छोटे क्लास है उसमें रीडिंग में नंबर रहता है, राइटिंग में रहता है, रिसिटेशन में रहता है। लेकिन वो पढ़ाने का कल्चर जो है क्लासरूम में भी, वो अब बदल गया है, क्योंकि टीचर्स के ऊपर भी सिलेबस को कंप्लीट करने का इतना प्रेशर होता है कि जिस तरीके से बच्चों में इंटरेस्ट जगाया जा सकता है, यानी उनको खड़ा करें, पढ़ने के लिए कहें, और उनकी अच्छे जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर ताली बजवाएं, या उसका अर्थ पूछें, उनसे जोड़कर जो क्वेश्चन पूछें। इन सब जो एक्टिविटीज़ पहले होते थे, ये अब बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर एक जो आपको 2-2.5 महीने में एक एग्ज़ाम होना है, चाहे उसको आप टर्मिनल कह लीजिए, चाहे जो भी टेस्ट कह लीजिए। तो इन सब के चलते परीक्षा का प्रेशर इतना आ गया है बच्चों में कि अब जो एक ललक होती थी कि हम इसको पढ़ें और मतलब इंटरेस्ट के लिए पढ़ें, ये नहीं कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, वो बहुत कम हो गया है। तो सबसे पहले तो हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये बदलाव लाना चाहिए कि जैसे प्रणाली में चेंजेस हो रहे हैं, वैसे जो कंटेंट है उसमें भी उनके अकॉर्डिंग, उनके जो एज ग्रुप है उस हिसाब से उसमें चैप्टर्स इंक्लूड किए जाएं। और दूसरी बात, घर में एक कॉर्नर जो आपने कहा कि स्टडी का होना चाहिए, तो देखिए
घर छोटे हो रहे हैं, संयुक्त परिवार अब रहा नहीं, बड़े बड़े घर तो हैं नहीं। अब एक ही घर में छोटे छोटे फ्लैट में कबूतर खाने जैसा 2 रूम है, एक बालकनी है, तो हम इस चीज़ की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उनके लिए एक स्टडी रूम हो। लेकिन हाँ, जिस समय बच्चे पढ़ने के लिए बैठे, उस समय जो बाकी एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे उनको डिस्टर्बेंस हो सकता है, जैसे कि टीवी चल रहा है, गाना सुन रहे हैं लोग, इन सबको कम किया जा सकता है, क्योंकि आखिर चेंजेस आर इनएविटेबल, वी नो। बट क्या है कि पेरेंट्स जो हैं उनका योगदान इसमें इसलिए ज़रूरी है कि उनको पता है कि 6 बजे 7 बजे बच्चे पढ़ने बैठेंगे, तो वो कहीं भी बैठें, लेकिन बाकी लोग जो हैं उनका जो काम है वो उनको डिस्टरबेंस वाला ना रहे। तब जो है बच्चे अपना थोड़ा कंसंट्रेशन भी बढ़ाएंगे, और दूसरा कि उन्हें लगेगा कि पीपल आर वॉचफुल, उन पर नजर मैम रखी जाती है, वो मैम कुछ और आपने चीज बोला, नहीं। डॉक्टर कविता जी आपने बोला घर छोटे होते जा रहे हैं। जी। पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बेसिक एमेनिटीज पहले भी बहुत बड़ा इशू था। एक लाइन कही जाती है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। यस। तो और पेरेंट्स की आप बात कर रही हैं, एक लाइन और भी कही जाती है जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आपको नहीं लगता है कि हम जिम्मेवार हैं, वी जो पेरेंट्स हैं हम जिम्मेवार हैं, हम खुद नहीं पढ़ने को तैयार हैं? इसको आप पेरेंट्स कैसे? की, हाँ, पेरेंट्स की भी अपनी लायबिलिटी है। अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो नेचुरली वो शाम में 6-7 बजे तक तो घर आते नहीं हैं, लेकिन अगर इनकलकेट किया जाए वो हैबिट कि वो रहे चाहे नहीं रहे, एक पर्टिकुलर टाइम आपका फिक्स है, आपको 6 बजे पढ़ने बैठना है, तो उन बच्चों को बैठना चाहिए। मतलब जिम्मेवारी दोनों तरफ से है, बच्चों को भी समझनी होगी और पेरेंट्स को भी। तो ये जो एक चीज है कि आपने कहा कि पहले भी घर छोटे होते थे, एमिनिटीज इतनी नहीं होती थी, एमिनिटीज तो सही में नहीं होती थी, लेकिन जब ज्वाइंट फैमिली होता था तो घर के दादा बुजुर्ग वगैरह जो रहते थे वो भी कंपेल करते थे बच्चों को कि अब पढ़ने का समय है। अब वो जो गैप एक हो गया है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ने से रोकता है। उन्हें पता नहीं चलता है कि अब उन्हें बैठ जाना चाहिए, अब उन्हें होमवर्क कर, और हाँ, अब होमवर्क का प्रेशर भी इतना है कि बच्चे उसको बनाने में ही सारा समय लगा देते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़कर कुछ क्रिएटिव करना या इंटरेस्ट जगाना ये वाकई में बहुत कम हो गया है, क्योंकि उनके पास समय भी नहीं है। आप वैसे देखिए तो जो एक समय रहता है बच्चों का टाइम डिवीजन कि अभी वो खेलने जाएंगे, अभी वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करेंगे, अपना पैशन अपना शौक के लिए भी समय निकालेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे। तो अगर अच्छे बच्चे रहें, अगर घर में भी उस तरह का माहौल रहे, तो सभी के लिए समय मिल जाएगा। 24 आवर्स एनफ, हम लोग सबको उतना ही मिलता है। लेकिन एक विल वाली जो बात होती है कि मुझे करना है तो करना है, ये देखना और ये बच्चों में हैबिट डेवलप कराना, ये पेरेंट्स का काम है। तो जाहिर सी बात है, अगर घर में पेरेंट्स हैं, देख रहे हैं, या बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नाउ दिस इज टाइम टू सिट एंड स्टडी। लेकिन ये चीज नहीं है, घर में मेंबर्स इतने कम हो गए हैं, बच्चे कई बार अकेले रहते हैं या मेड के भरोसे रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी हैबिट को अफेक्ट करता है। बहुत खूब। हाँ रेणु जी, आप कुछ कह रही थी। आप जो भी कह रही थी उसमें एक दो पॉइंट आप ये भी बता दीजिए कि डॉक्टर कविता जी ने कहा कि कंपेल करना चाहिए। मुझे, हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को बोला जाता है अहिंसा का पुजारी, मगर महात्मा गांधी जी ने कहीं कोट किया है, उन्होंने ये लाइन बोली है कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। ये गांधी जी के वर्ड्स हैं। तो कई बार मैं अपने आप से पूछता हूँ कि ये वाकई गांधी जी के वर्ड्स हैं? गांधी जी ने ये फर्स्ट फ्रेज यूज किया है, स्पेयर द रॉड। तो आप ये कंपेल कैसे करें? क्योंकि आजकल तो हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की भी बात कर रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये बात कि जहां मैं कह रही हूँ रीडिंग कॉर्नर, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको पूरा कमरा दे दे रीडिंग के लिए। रीडिंग कॉर्नर मीन सिंबलाइजेस कि ये आपका रीडिंग टाइम है, आप कहीं बैठ के पढ़िए। एक ठीक है, डेडिकेटेड क्या प्लेस या आपने डेडिकेटेड टाइम। हाँ, क्या आपने आज रीडिंग करी? मेन बात है। दूसरी बात ये है कि हम लोग टाइम कम होने की वजह से, हम लोग से मतलब अभिभावक या टीचर्स, तो आप ये करिए, मैं ये करूं, मैं ये करूं, हम इंस्ट्रक्टिव मोड में रहते हैं। इंस्ट्रक्टिव मोड नहीं चल सकता। तो हमारा काम है, लेट्स डू इट, लेट्स बी टुगेदर। सो वो हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी है कि जिसकी मैं माहौल की बात कर रही हूँ, उसमें कि माहौल बनाना है। घर में एम्बियंस है, पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, और रीडिंग टाइम है, आप भी पढ़ रहे हैं, तो या फिर स्टोरी टेलिंग सेशंस हैं, उसमें स्टोरीज हो रही हैं, तो
वो चाहे ग्रैंड पेरेंट्स करें या हम करें। और अभी एकल परिवार तो बढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली की तरफ हम दोबारा जा सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमें लाभ देता है। जो संस्कार कहानियों द्वारा बातचीत में हम दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन से कभी नहीं दे सकते हैं। जहां तक गांधी जी की बात है, गांधी जी ने उनके पास एक बुजुर्ग लेडी आई और वो अपने पोते को साथ लाई थी। तो उन्होंने कहा कि बापू, ये गुड़ बहुत खाता है, इसको आप मना कर दीजिए, गुड़ नहीं खाए, गुड़ नुकसान करता है। बापू ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आप 3 दिन के बाद आइएगा। 3 दिन बाद वो महिला फिर पहुंची। तो बापू ने उसको कहा कि आप बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाते, नुकसान करता है। तो महिला ने कहा, ये बात तो आप 3 दिन पहले भी कह सकते थे। बापू ने जवाब दिया कि मैं खुद गुड़ खाता हूँ, अगर मैं उस टाइम इसको कहता तो ना तो मेरी आवाज में वो कन्विक्शन होती, ना मेरी आवाज इसके दिल को टच करती और ये बात मेरी मानता। आज 3 दिन के बाद मैंने जो गुड़ छोड़ा है और उसके बाद मैं जो कहूंगा, तो वो बात मेरी बात में कन्विक्शन होगी और वो इसको कहूंगा तो ये सुनेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि वी स्टार्ट विद आवरसेल्व्स। हम रोल मॉडल हैं, हमें पता भी नहीं होता, हमारे बच्चे हमें फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि हमें अपने आप से शुरू करना। कबीर जी, आप सिनेमा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, 20-22 साल से ज़्यादा आपने टाइम दिया। और सबसे खास बात है कि जिन क्लास को लेकर के हम बात कर रहे हैं, यूथ को, यंग जनरेशन, बच्चों को, वो आपको बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम पढ़ते थे या कुछ खास करना होता था, तो हम आमतौर पर कहते थे कि आज हम पूरी रात जगेंगे और दिल लगा करके पढ़ेंगे, पढ़ते थे, लिखते थे। पर आपका तो सिनेमा सिखाता है कि आज की रात हुस्न का मजा लीजिए। अब आप बताइए, पहले ही पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो। और आपने भी कई इंटरव्यूज में टाइम टू टाइम आपने जो स्कूल का जो रेगुलर पैटर्न है, एजुकेशन सिस्टम है, आप उस पर क्वेश्चन उठाते रहते हैं। मैं आपको एक्यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो फैक्ट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? पहले तो नमस्कार रेणु जी और कविता जी को। अ, आशीष जी, ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ जितना मैं समझा हूँ। मैं भी एक वक्त पे स्कूल गया था और मैंने भी बड़ी जद्दोजहद की स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए, लेकिन मैं उतना पढ़ाकू था नहीं। अच्छा, बाद में मुझे ये समझ में आया कि इम्पोर्टेंट जो है वो जीना है। अगर आप अपने संस्कार को समझ पाएं या आपके माता पिता आपको ये समझा पाएं कि संस्कार होते क्या हैं और भाषा होती क्या है और ध्यान क्या होता है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी जीवन शैली को सही तरीके से समझ पाएंगे कि आप आगे करना क्या चाहते हैं। अब छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको दूं, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इजाद की, पैदा की, जिन्होंने जिस जिस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, मोबाइल, क्या ये पढ़ाई स्कूल में कराई जाती है? या किसी स्कूल से पढ़ के वो निकला कि हाँ भाई उसने मोबाइल किसी स्कूल में पढ़ाया गया हो तो उसने मोबाइल जो है इजाद कर दिया? स्कूल की पढ़ाई, मुझे ऐसा लगता है, अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त पे मैं सारे स्कूल की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूँ बाहर से बहुत कमर्शियल हो गए हैं। और बच्चे जो हैं वो बड़े सच्चे होते हैं, तो बच्चे पकड़ लेते हैं कि बच्चे जो हैं बेसिकली वो आपका अटेंशन चाहते हैं, वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले वो अपने माता पिता को पकड़ते हैं। और माता पिता ही जो है, अगर घर में आज के वक्त पे जैसे कमर्शियल हैं, बीवी भी काम कर रही है और मियाँ भी काम कर रहा है, और बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल और कोचिंग में छोड़ दिया गया है, या कोई बाई या दाई जो है वो पाल रही है बच्चे को, मुझे लगता है कि स्कूल को भी अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, माता पिता को भी अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। और हमें अपने आप से भी ये पूछना है कि क्या सच में हम बच्चों को अपग्रेड करना चाहते हैं, या हम सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव के ऊपर काम करना चाहते हैं। मतलब ये हमें अपने आप से सवाल पूछना है। तो हमें लगता है कि हमें खुद ही पता लग जाएगा कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि सिनेमा के कारण
जो तो कॉल्ड कहीं ना कहीं सच्चाई भी है उसमें, जो लोगों को गांव देहात में जो ग्लैमर दिखता है, हर बंदा फेमस होना चाह रहा है ओवरनाइट। ओवरनाइट फेमस होना चाहता है, वो भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबल है हमें पढ़ाई से डिरेल करने के लिए। और आपने संस्कार की बात कही, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बहुत बड़ा इशू बन चुका है। आपने जी संस्कार की बात कही, आज तो संस्कार बहुत दूर है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। हमारे पिताजी संस्कार ऐसे सिखाते थे कि अगर 6 बजे अगर आप पढ़ने नहीं बैठे हो, तो वो उनके पास वो आयरन रूल में बिलीव करते थे, और वो मुझे संस्कार उसी दिन उसी समय सिखा देते थे। और दूरदर्शन पे रेणु जी आप जुड़ी हुई हैं, दूरदर्शन पर पहले एक प्रोग्राम आता था साप्ताहिकी। तो सप्ताह के जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें बताए जाते थे। तो मेरे पिताजी कहते थे कि तुम्हारा साप्ताहिकी मैं मनाऊंगा। तो मुझे संस्कार भी आ गया, पढ़ने की चीजें भी मैं समझता हूँ कि मैं अपने घर में कंपैरेटिवली अच्छा पढ़ता हूँ। जो अखबार में मॉर्निंग में मुझे 3 घंटे में मैं कंप्लीट नहीं कर पाता, मेरे बच्चे 10 मिनट में उसे पढ़ जाते हैं। ये सीक्रेट क्या है, आप ही पहले देखिए, बताइए। मैं आपको सच बताऊं, बच्चों का मेरा ये पर्सनल सोचना है। एक तो है कि आप स्कूल में उनको पढ़ा रहे हैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, या भिन्न भिन्न भाषा, अंग्रेजी उसको आ गई बोलना, हिंदी उसको आ गई बोलना। ये दो भाषाएं जो हैं ये मेन है, जो हम सीख रहे हैं, जो जो हम कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली बच्चा जो है वो कम्युनिकेट कैसे करे, ये पहला इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मैंने देखा है बच्चे कम्युनिकेशन में भी बहुत कमजोर हो गए हैं। उनकी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं वो साफ बात नहीं करते हैं। उसके पीछे भी हमें सर मैं उसके किसी को पीछे ब्लेम एक और भी तो रीजन है ना, उनके पास वर्ड्स नहीं है, ना हिंदी में नहीं। ना इंग्लिश में ना फ्रेंच में, वो पढ़ते ही नहीं है, कहाँ से देखिए वर्ड्स सर, आएंगे। नहीं सर, बात पढ़ने की नहीं है। आपके ऊपर मैं कोई चीज थोपना शुरू कर दूंगा तो आप भागेंगे दूर। बात जो सर है वो कबीर जी, तुलसीदास जी ने कहीं लिखा था, ज्यादा जी अच्छे से डॉक्टर कविता जी और रेणु जी बता पाएंगी, मुझे जो उसका एक फ्रेज याद आ रहा है, बिनु भय होए न प्रीत। अगर डर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो आप पढ़ाई पढ़ाई कभी किसी को अच्छी नहीं लगी। ऐसा जहां तक मुझे लगता है, किसी भी बच्चे को, आप भी बच्चे होंगे, मैं भी था, तो मुझे भी फोर्स करके इस तरफ इंक्लाइन कराया गया, एक आदत डाली गई। डॉक्टर कविता जी कह रही थी कि एक 6 बजे कंपेल करना पड़ेगा कि आपको पढ़ना है, 1 पन्ना इंग्लिश पढ़ो, 1 पेज हिंदी पढ़ो। पर आप जो कह रहे हैं, तो आपके तो फैंस बच्चे ही हैं, उनको तो और बहाना मिल जाएगा कि बीजी भैया ने कहा है, अब तो मुझे ऐसे ही पढ़ना है। नहीं, देखिए मैं फिर वही आपसे बोल रहा हूँ कि मैं एक बच्चे को जब देखता हूँ तो मैं उसकी 50 साल 60 साल की जीवन शैली देखता हूँ। कि आज वो शायद 6 साल 7 साल का हो, लेकिन 20 25 साल के बाद ये बच्चा नहीं रहेगा, ये जवान हो चुका होगा। तो मुझे अभी से ही इसको वो परवरिश देनी है ताकि ये 20 25 साल तक जब पहुंच जाए तो ये जिम्मेदार हो जाए अपने लिए कि इसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल, कॉलेजेस या कोई भी क्षेत्र में माता पिता ही हो, उनको जिम्मेदार बनाना है बच्चे को। जब वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना शुरू करेगा तो उसको तब समझ में आएगा कि मैं मैथ्स करना चाहता हूं, आगे मुझे गणित करना है। अभी तो उसको उसको सिर्फ नंबर चाहिए। माता पिता कह रहे हैं कि वो 70% लेके आना है तुम्हें, उसको पता ही नहीं है कि 70% क्यों लेके आना है। तो बच्चे के दिल में वो बात डालनी है कि वो काम क्यों कराया जा रहा है। जैसे एक छोटी सी चीज है, क्रिकेट खेलना है उसको, उसको पता है कि क्रिकेट में जो है उसे छक्के चौवे चौवे मारने, और वो पूरा 100% दे रहा है क्रिकेट में। यही चीज वो पढ़ाई में नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसको वो कहीं ना कहीं उसके अंदर उसको जीवन शैली नजर नहीं आ रही। बच्चे बड़े समझदार होते हैं। मैं भी कभी ना कभी 6 8 साल का था। मैं अपने आप को जब पीछे देखता हूं तो मैं मेरी माता बहुत पढ़ाई के मामले में मुझे डांटती भी थी, मारती भी थी, और मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। लेकिन आज मैं जब अपने आप को देखता हूं, मैं आपको एक अपनी मिसाल बताता हूँ। एक दिन मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था तो मेरा एक बहुत पुराना स्कूल का मित्र मिला मुझे फ्लाइट के ही अंदर। तो उसने एक मुझसे बात बोली जो मुझे बड़ी शॉक्ड हुई। उसने कहा कि यार, मैं नंबर फर्स्ट आता था क्लास में बस, और तू जो है वो मतलब फर्स्ट नहीं आता था। वो मतलब मैं फर्स्ट क्या 10th भी नहीं आता था, मैं बिल्कुल बैक बेंचर था। तो उसने मुझसे बड़ी मैं हिल गया। उसने कहा कि यार, देखा जाए तो आज तू जिस रास्ते पे चल रहा है मैं वहां पे नहीं हूं जहां पे तुम हो। तो क्या मेरी पढ़ाई करना बेकार गई? मैंने पीएचडी कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं आज जो हूँ अपनी जिंदगी को बनाने के लिए दर दर भटक रहा हूँ। यानी कि 25,000 30,000 40,000 नौकरी कर रहा है वो बंदा। तो मुझे ऐसा लगता है आशीष जी के
पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा जीवन शैली है, यानी कि आप अपने बच्चे को क्या खड़ा करना चाह रहे हैं। आप उसे 20-25 साल में वो क्या करने वाला है, वो उसके अंदर आपको अभी से ही उसको फीड करना पड़े। अभी तो उसको ऐसा लग रहा है कि स्कूल जाना है, मुझे फर्स्ट पास करनी, क्लास सेकंड फिफ्थ क्लास पास करनी, 10th क्लास पास, वो पास करने में उसका ध्यान आप वो कर रहे हैं। लेकिन अकेले में जो है वो अपनी जिंदगी खुद अकेले में देख रहा है। जैसे मैं देख रहा था जब मैं हाई स्कूल में था या 9th में था, कहीं ना कहीं मैं अपने माता पिता से बता नहीं पा रहा था कि मुझे आगे चल के फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंसेंगे, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे आगे पीछे कोई इंडस्ट्री में जानने वाला नहीं है जिससे मैं कहूं कि मुझे काम दे दो। लेकिन मेरे अकेले में एक अध्ययन चल रहा था कि मुझे कैसे भी करके फिल्म इंडस्ट्री में चलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ माता पिता को भी और गुरु को भी दोस्ती, एक दोस्त की नजर से उसकी उसकी उसके अंदर जो चल रहा है वो हमें जानने की बहुत सख्त जरूरत है। हम अपना थोपना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर कि ये करो, ये पढ़ो, ये डालो, वो डालो। उसमें क्या होता है, एग्रेसिवनेस भी आप देख लीजिए बच्चे आजकल, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर न्यूज 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 में भी निकलता है, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इंटॉक्सिकेशन में भी फंस गए हैं। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो, ये हमें अपने आप से सवाल पूछना है और बार बार पूछना है। डॉक्टर कविता जी, जैसा कि कबीर जी ने कहा कि बच्चों के साथ हम दोस्ती करें, हम देख रहे हैं कि बच्चों के साथ हमने दोस्ताना जो बिहेवियर रखा है, तब हमें क्या मिल रहा है। और जब बच्चों के साथ हम सख्ती से बिहेव करते थे, खास करके जो उनका पढ़ने का स्टेज था, तब क्या हमें रिजल्ट मिलता था। दूसरी बात जो मैं समझ पाया एक्टर कबीर जी की बात, वो कहीं ना कहीं एक करियर ओरिएंटेड एजुकेशन के तरफ वो इशारा था। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत समझदार हैं। ये तो कई सौ साल पहले 1600 समथिंग में, आई थिंक विलियम शेक्सपियर थे, उन्होंने कहा था द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। कहा किसी और रेफरेंस में था, मैंने इनको इस प्रोवर्ब से को कबीर जी के संदर्भ में जोड़ दिया। तो आप, और एक बात मैं और कहूंगा, जैसा कि आप कबीर जी बार बार कह रहे थे कि पढ़ने की इम्पोर्टेंस को, मैंने कहीं मुंशी प्रेमचंद जी की लाइन पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया था कि पढ़ने से क्या मिलता है, तो उन्होंने कहा था पढ़ने से जीने का सलीका मिलता है। तो इन सारी बातों को आप कैसे देखती हैं, और इस सवाल का जरा और बारीकी से और इजी वे में समझाइए कि आखिर पढ़ना हम क्यों नहीं चाहते, चाहे वो सुबह का अखबार ही क्यों ना हो। जी, कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स जो हैं अपनी अपना जो विश है वो बच्चों पर थोपते हैं। तो ये एक जो ट्रेंड चला आ रहा है कि घर का बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यानी किसी ना किसी लाइन को पकड़ेगा जो करियर जो उन्होंने जिया है या नहीं जिया है, पर चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोई सर्विस पकड़ ले और उसमें ही आगे बढ़े। लेकिन अब ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है। अब जैसे उन्होंने कहा उनकी एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो वो उस लाइन को उन्होंने पकड़ लिया। आप स्कूल में भी अब हम लोग जो है बच्चों को बताते हैं कि अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो ठीक है उसमें ही करियर बना ले, कोई गाने में अच्छा है। और एक बिल्कुल दिल्ली के कॉलेज में एक मेरा स्टूडेंट जो है वो डांस टीचर है, बहुत अच्छा कथक करता है। बिरजू महाराज जी के परिवार से कोई हैं जो जिनका वो शिष्य रहा है। और एक समय था जब हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि वो आईआईटी compete करेगा, लेकिन उसने आगे चलकर जो है अपने पैशन को ही बरकरार रखा। डांस में ही उसने पीजी किया और अभी वो डांस ही सिखाता है। तो ये उसका जो पैशन था, उसने क्लियरली अपने पेरेंट्स को कह दिया था कि मैं पढ़ाई में नहीं कर पाऊंगा, जो आप सोच रहे हैं कि मैं ये compete करूं, वो एग्जाम दूं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे उसको लेकर उनके घर में बहुत टेंशन भी रहा, उसे घर से भी निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी उसने जो अपना लाइन अपने हिसाब से चुना, आज वो बहुत सक्सेसफुल है। तो मैं चाहती हूँ कि इस शो के माध्यम से जो देख रहे हैं जो हमारे ऑडियंस, वो भी इस चीज को महसूस करें कि बच्चे का जो पैशन होता है, अगर उस ओर उसको मोड़ा जाए तो शायद वो भविष्य में और अच्छा करेगा, बशर्ते कि आप
किसी तरह भी पास करके कोई लाइन पकड़ लीजिए, लेकिन उसमें वो प्रमोशन भी नहीं उसे मिलेगा क्योंकि उसका मन ही नहीं लगता है, उसमें समय नहीं दे पाता है। तो अच्छा है कि अगर जो बच्चे जो अपना शौक लेकर निकलते हैं तो उसमें वो करियर बनाएं, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, खैर वो तो दूसरे संदर्भ में कहा गया था, लेकिन यहाँ पर भी उस चीज को हम मान सकते हैं कि जो बचपन में हम देखते हैं कि मेरा बच्चा चित्रकारी बहुत अच्छा करता है, पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, तो हम उसको बढ़ावा दें। लेकिन आशीष जी, एक बात और है, अभी भी हमारे देश में इन सब कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रमोशन या बहुत ज़्यादा जो एक एम्प्लॉयमेंट वाली बात कहते हैं वो नहीं है। अब चाहे उसमें एक जो बंधा बंधाया इनकम आता है वो भी नहीं मिलता है, और सोर्स ऑफ जो आप कहें कंपटीशन ये बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए, पूरा देश खेलता है क्रिकेट, लेकिन केवल 11 का सिलेक्शन होता है फील्ड में जाने के लिए। बहुत अच्छे बच्चे चित्रकारी करते हैं, आर्ट कॉलेज कहाँ हैं जहाँ पर उनको एक प्रोफेसर की नौकरी लग सकती है, या फिर वो अगर वो अपना अपना ही अगर घर में कोचिंग खोल दें उसको लेकर कि वो ड्राइंग पेंटिंग सिखा रहे हैं, तो कितने लोग उसको ज्वाइन करेंगे। कहीं ना कहीं अभी भी हम अब उस चीज़ को पकड़े हुए हैं कि बच्चा कम से कम ग्रेजुएशन कर जाए, उसके बाद अपने पसंद की चीज़ें करे। तो ये एक हमारे सोसाइटी का एक विडंबना आप कह सकते हैं कि हमारे पास इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अगर बच्चे पढ़ाई छोड़कर किसी और फील्ड में जाना चाहे तो इमीडिएटली उनको सक्सेस मिल जाता है। और ये भी बात है कि आजकल तो देखा नकल वाला दौर है, अगर कोई बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गया तो बच्चे चाहते हैं कि उनको भी रातों रात जो है नाम दिखने लगे इधर पेपर में, और ये भी संभव नहीं है। और एक बात आपने और कही कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं। देखिए, अभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, शहर में तो मॉल है, क्लब है, बहुत सारे पब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बच्चे जो हैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जाने में। और पढ़ाई का जो है, कहीं ना कहीं अगर वो बेसिकली फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड अगर वो पढ़ने का उनमें हैबिट नहीं आया है तो आगे जाकर तो आएगा नहीं, क्योंकि नेचुरली जो हैबिट इनबिल्ट होता है बचपन में, जिसको आप बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं, वो उसी समय होता है और वो आगे बढ़ता जाता है। तो इस चीज को भी हमको देखना है कि जहां पर गांव देहात में आप देखेंगे अभी कम है ये सब चीजें, मॉल वगैरह नहीं है, बच्चे वहां से शहर आ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ आकर फिर भटक जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं उन कार से आ रहा है, बहुत अच्छे पैसे खर्च कर रहा है, अच्छा कपड़ा पहना है, तो उनको भी लगता है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारे पास बहुत जल्द पैसा आ जाए, और भले ही हमारे पास नॉलेज है नहीं है उससे उनको मतलब नहीं है। तो इन सारे चीजों का निचोड़ अगर मैं निकालूं तो यही चीज देखती हूँ कि एक समय जो पेरेंट्स को बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, अब वो समय आ गया है कि आप एक क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताएं। जो आप भले ही नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज द डिमांड ऑफ द टाइम, आपको इतना इनकम चाहिए बच्चों को पालने के लिए, लेकिन फिर भी एक क्वालिटी टाइम उनके साथ रहें। आज उन्होंने दिन भर क्या किया वो पूछें, स्कूल में क्या किया वो पूछें। रेणु जी, जैसा कि डॉक्टर कविता जी कह रही थी, कंपेल वाली बात, कबीरदास ने शायद कहीं कहा था कि जो पेरेंट्स होते हैं और जो टीचर होते हैं उन्हें कुम्हार के तरीके से होना चाहिए, थपकी भी लगानी चाहिए जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो। और दूसरी बात कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, पेरेंट्स के पास तो, जैसे कि उन्होंने आज की पढ़ाई को एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट किया, महंगाई तब भी थी, ये कभी खत्म नहीं होगी, इस रात की सुबह नहीं है। तो पेरेंट्स को तो मैं ये देख रहा हूँ, उस एक सुबह से उठ रहे हैं, रात को सोने जा रहे हैं, या तो काम का रोना है या रील बनाने में व्यस्त हैं। हमारी जो मदर्स होती थी, ग्रैंड मदर्स होती थी, उनके पास एम्पल टाइम होता था हमें कंपेल करने के लिए, मोरल एजुकेशन देने के लिए। पर आज की जो मदर्स हैं, इसको अदरवाइज नहीं लिया जाए तो मैं तो देख रहा हूँ खाना भी बन रहा है तो फोटो लो और पोस्ट करो, कोई गेस्ट भी आया, सुबह से शाम रील में व्यस्त हैं। तो आप बच्चों को सिखाएंगे कब? और रही बात डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, वो तो हजारों हैं, एक्सक्यूजेस का तो कोई एंड नहीं है। आप मुझे ये भी बताइए, आपने पहले भी कई एग्जांपल्स दिए थे कि आपके घर में, आपके रिलेशन में ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपको लगता है कि यहाँ चेंज, एक्सट्रीम चेंज की जरूरत है? हाँ, देखिए, दो तीन बातें हैं जो कविता जी की और कबीर जी की बातों में से निकल के आई। एक तो ये कंपेल कंपेल करने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। कंपेल करने से ही ये डिटॉक्सिकेशन और सुसाइड और ये सब बातें जाती हैं। एक टाइम था जब डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर ही
इम्पोर्टेंट होते थे और माँ बाप को इसके आगे नहीं कुछ भी सूझता था। लेकिन अब वो समय नहीं रह गया है, माँ बाप को भी समझना है, बच्चों को भी समझना है। अगर उनका कोई फील्ड इंटरेस्ट का कोई और है तो उसको वो जरूर परस्यू करें, लेकिन उस फील्ड के साथ क्या पढ़ाई करना बंद हो जाना चाहिए? क्या पढ़ाई इतनी खराब है कि वो हम अगर चित्रकारी करें तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते? और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं वो सिर्फ हम टेक्स्ट बुक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ हमें और भी किताबें पढ़ना, फिक्शन पढ़ना, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे अखबार की बात करें, मैगजीन की बात करें, और खासकर जब कबीर जी ने कहा कि जिम्मेदारी, जिम्मेदार होना बच्चे के लिए, तो ये जिम्मेदार कैसे होंगे बच्चे? खाली टेक्स्ट बुक पढ़ करके नहीं। जब हम किताबें पढ़ते हैं, क्लासिक्स पढ़ते हैं, तो हमारी सोच के आयाम बढ़ते हैं, हमारे में परिपक्वता आती है, प्रौढ़ता आती है, मेच्योरिटी आती है, थिंकिंग पावर, होराइजन हमारे बढ़ते हैं। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि किताबों को हम अपना अच्छा दोस्त मान के चलते रहें और किताबें पढ़ें, ताकि हम एक जिम्मेदार बने, हमें सही और गलत की पहचान आती है, मेच्योरिटी लेवल बढ़ता है हमारा। तो ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है या कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपेयर वर्ड तो नहीं आना चाहिए। हाँ, डिस्कशन, डायलॉग, सही गलत, बेटा ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसे करेंगे तो क्या होगा, माहौल घर में पैदा करना ये बहुत जरूरी है, स्कूल में पैदा करना, लाइब्रेरीज में स्टोरी टेलिंग सेशन, स्कूल में स्टोरी टेलिंग सेशन, लाइब्रेरी में किताबें, हम लोग तो किताबें एक्सचेंज भी करते थे, तब इतनी किताबों की सुविधा भी नहीं होती थी। मेरा कहना सिर्फ यही है कि ये जो, दोबारा से कहूंगी, हैंड होल्डिंग है, लेट्स डू इट, लेट्स बी टुगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है, अब हम चाहे टाइम कंस्ट्रेंट है या कुछ भी है, और ज्वाइंट फैमिलीज भी नहीं रह रही हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की जिंदगी के लिए हमें थोड़ा समय निकालना है, उनके साथ बैठना है, डिस्कस करना है, उन्होंने स्कूल में क्या किया, क्या पढ़ा, कौन से बच्चे उनके दोस्त हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स हैं। कबीर जी, जैसा आप सुन रहे थे, डॉक्टर कविता जी ने सिनेमा को भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना है डिरेलमेंट का। मुझे एक कोई पुरानी बात याद आती है। संस्कृत में एक चैप्टर होता था सुभाषितानी। उसमें कहीं संस्कृत में लिखा हुआ होता था कि सुख चाहने वाले को विद्या का, और विद्या चाहने वाले को सुख का। पर आजकल तो हम करण जौहर के स्कूल देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, आप दिखाते हैं, आपका ग्लैमर दिखता है, बच्चे चाहते हैं कि हम सब आपके जैसा बन जाए। तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर कविता जी, या जो मैं कह रहा हूँ या बाकी लोग कह रहे हैं, कि ये एक इम्पोर्टेंट कॉज है, फैक्टर है, वो वाकई सच है? और आप ये भी सजेस्ट करिए कि भाई कुछ तो पढ़ो, आप कहेंगे तो बच्चे जरूर सुनेंगे। आशीष जी, मैं आपको अगर सच बताऊं तो आज के माध्यम में पूरी दुनिया आप देख सकते हैं। तो मैं ये बोलना ही नहीं चाहूंगा कि ये सही है या गलत है। इस सृष्टि में अच्छाई भी है, बुराई भी है, और हमको इतनी समझ दी है ईश्वर ने कि हम अपना रास्ता चुन सकें। अब आई बच्चों की बात। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर हम बच्चों से माता पिता हटके या गुरु हटके हम अगर उनके मित्र बन जाएं, तो मुझे लगता है हम उनको ज्यादा अच्छी तरीके से बात को समझा सकते हैं। मेरे पास जितने भी जो 20 साल 25 साल के 22 साल के लड़के जिनसे मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, मैं उनसे मित्र की तरह बात करता हूँ। और अभी बीच की बात थी, एक बंदा है जिसने लॉ किया। अब उसके माता पिता जो है उससे कह रहे हैं वकील बन जा, लेकिन वो वकील बनना नहीं चाह रहा है, वो यूट्यूबर बनना चाह रहा है। सो घूम फिर के बात तो यही हुई कि उसने अपनी मतलब जो भी 8-10 साल उसने पढ़ाई की होगी, जितनी भी पढ़ाई की होगी, अब उसका एकदम से माइंड चेंज हो गया, उसको लगता है कि यूट्यूबर बनना है। तो अब उसको समझाने के सर लिए एक आप। बात, कबीर जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। आपने जी। कई बार कहा कि हमें मित्र बनना चाहिए, दोस्त बनना चाहिए। अब हम्म। कहने को तो हमारे प्रधानमंत्री भी जब बात करते हैं तो पूरे देश को वो मित्र ही कहते हैं, जी। लेकिन हर रिश्ते की एक गरिमा होती है। एक फादर फ्लेक्सिबल हो सकता है, मगर वो फ्रेंड बन जाए, आपको लगता है कि ये वाकई सही है? सर, जो भी रिश्ता है उसमें सबसे पहले मित्रता है।
अगर मित्रता नहीं है तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है सर। मित्रता को सबसे आगे रखना होगा हमें। अगर हमको लगता है कि हमें अपनी बात, क्योंकि देखिए मैं समझता हूं कि अगर मैं 50 साल की उम्र का हूं और मैं किसी 20-25 साल के लड़के को समझाना चाहता हूं, तो पहले मुझे उसकी श्रेणी में उतरना पड़ेगा। मुझे ये दिखाना पड़ेगा सर कि मैं उसके जैसा ही हूं, मैं उसकी बात समझ सकता हूं, और उसे ये भी एहसास दिलाना पड़ेगा अंदर अंदर कि वो अपनी बात रखे खुल के। हम पहले ही ये बता देते हैं कि मैं तो माता हूं, मैं पिता हूं, मैं गुरु हूं, और तूने अगर कुछ उल्टा सटूल किया तो जो है मैं यहां से जो है बम मारूंगा। तो वो एक इंटेंशनली मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए ज्यादातर आप देखिए बच्चे जो हैं वो पीछे हो जाते हैं, वो सिर्फ पैर छू के निकल जाएंगे आपका, कहेंगे नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते पिताजी, नमस्ते गुरुजी, और निकल जाएंगे। उनको समझने के लिए, उनसे उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए आपको उनकी श्रेणी में उतरना पड़ेगा सर। क्योंकि आप भी कभी ना कभी वो श्रेणी में थे, आप भी कभी ना कभी 20 साल 21 साल के थे, वही सब आप भी शायद कर रहे थे जो आज ये कर रहे हैं। तो आप उनको ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं अगर आप उनके उसमें उतर के आप समझाएं। तो मैं समझता हूं कि मित्र का जो है, आप कोई भी किताब, आप अभी किताब की अगर बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर आप गीता पढ़ें या आप और कोई स्पिरिचुअल किताब पढ़ें, तो ज्यादातर किताबों में जो सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है वो मित्र का दिया गया है। कृष्ण भगवान भी यही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, ये नहीं कह रहे मैं सर तुम्हारा मैं कहूँगा, आपने जी गीता की बात कही, आपने जी अभी थोड़ी देर पहले ये भी बोला कि एक क्वेश्चन उठाया, इनडायरेक्टली ही सही, कि रेगुलर जो स्कूल एजुकेशन पैटर्न है उसका क्या बेनिफिट है। आपने मोबाइल सिखाने और बाकी चीजों की बात कही। जी उसी जी गीता में श्री कृष्ण ने ये भी तो कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अगर मॉडर्न बिल्कुल। टाइम्स में देखते हैं तो आपके ही फ्रेटर्निटी के आमिर खान ने अपनी एक मूवी में कहा था कि आप नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप आएगी। तो आप पढ़ा, जो पढ़ने का जो टाइम है, एक स्टेज बनाया गया है, तो आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। रेनू मैम ने भी बिल्कुल सही कहा कि ये बात केवल टेक्स्ट की नहीं है, और भी बहुत कुछ है पढ़ने को। पर हम पढ़ने को वाकई रेडी नहीं, हम कुछ नहीं पढ़ना चाहते। आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस बंद होने की स्थिति में हैं। किताबें छपने को, कोई छापने को रेडी नहीं हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा कल्चरल एक शॉक हम वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस वेरी सून। आशीष जी, मैं आपको अगर सच बताऊं तो ये ब्रह्मांड अपने आप में एक किताब है ना। आपको आंख दी है, कान दिया है, जबान दी है, और ये शरीर भी अपने आप में एक किताब है, आप समझ रहे हैं? सो वही है कि अगर आप जग गए हैं तो आप जरूर अध्ययन करेंगे। ज्ञान जो है वो फैला हुआ है ना। आप अगर मिसाल के तौर पे, एक मैं सिर्फ जब भी मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो मैं सिर्फ स्कूल के एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं शायद हो सकता हूं मैं किसी और क्षेत्र में निकल जाऊं, कोई लड़का किसी और क्षेत्र में निकल जाए, उसमें भी इतना ज्ञान है। जैसे डॉक्टर में एक आई का डॉक्टर है, एक एक जो है ईयर का डॉक्टर है, एक हार्ट का डॉक्टर है, और हार्ट के उसमें भी इतने स्पेशलाइज्ड हैं कि मतलब आप उसमें लाइन लगी हुई है। तो ज्ञान जो है वो तो आप उसको नाप ही नहीं सकते, है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र पे जाना है। मैं इस सृष्टि की सारी चीजें नहीं जान सकता, और जान के भी मैं क्या करूंगा। मेरी जीवन शैली आज के वक्त पे आशीष जी, मात्र जिस तरीके की हमारी जिंदगी चल रही है और जिस तरीके का खान पान चल रहा है और जो सोच है, उस तरीके से 50-60 साल में आदमी बूढ़ा हो रहा है। मतलब 20 साल का लड़का 30-35 साल का लगता है। इतना स्ट्रेस लेवल, सब कुछ इतना है। वो क्यों है? क्योंकि हम शांत नहीं हैं। जिस दिन हम शांत हो गए, जिस दिन हमको ये समझ में आ गया जिंदगी क्या है, हमको तो यही नहीं पता, हम मौत को भी भूल चुके हैं, है ना। मतलब होता नहीं कि एक वक्त में आदमी अपनी मौत को याद करता था कि कभी एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं शायद इस शरीर में नहीं रहूंगा, मैं सृष्टि में नहीं रहूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जितने बड़े बड़े, आप जाते हो हाथ जोड़ते हो, आप जाके संत कबीर के आगे, आप हाथ जोड़ते हो जाके गुरु नानक देव साहब के आगे, जिनके पास कुछ नहीं था, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। और आप बड़े बड़े राजा महाराजाओं के आगे हाथ नहीं जोड़ते, उनकी खबर में जाके आप भीख नहीं मांगते हम कि यार हमको भी राजा बना दे। लेकिन आप देखिए ना, हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, खुद क्या सीखना चाह रहे हैं। मैं अपने आप को यही यही बार बार सोचता रहता हूं कि मेरी जो भी जिंदगी है, ये 20-25 साल में मैंने जो भी पढ़ाई की, या जिस क्षेत्र में भी मैं जाना चाहता हूं, क्या वो वही सत्य है मेरा, या उससे बढ़ के कुछ है? मुझे ऐसा लगता है आशीष जी, एजुकेशन का मतलब यह है जीवन शैली। आप पहले ये समझ लीजिए कि आप सत्य का साथ देना चाह रहे हैं या आप झूठ की जिंदगी जीना चाह रहे हैं।
और बहुत से हम एक्चुअली बाहरी की दुनिया में ज्यादा अट्रैक्ट है, हालांकि सारा ज्ञान अंदर ऑलरेडी मौजूद है अगर हम ध्यान करना शुरू कर दें। डॉक्टर कविता जी, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप इसे कम से कम शब्दों में बता दीजिए। जैसा कि कबीर जी ने कहा कि ज्ञान तो हमारे अंदर और बाहर चारों तरफ बिखरा हुआ है, तो ये तो वही बात हो गई, हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन एक फॉर्मल एजुकेशन है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन का एक टाइम है, इनफॉर्मल एजुकेशन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ आप हम गेन कर सकते हैं। तो आप इसे कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो मैं उस पॉइंट पर आती हूँ जहाँ दोस्ताना बिहेवियर की बात की गई है। दोस्ताना एक लिटरल वर्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको, बच्चे को बिल्कुल दोस्त मतलब हम उसके सुख दुख, उसका वो परेशान है, वो कुछ काम नहीं करके आया है स्कूल से आज, या घर में पढ़ने नहीं बैठ रहा है, तो हम उसके बहुत अच्छे से उसको एक दोस्त की तरह पूछें कि क्यों बेटा आज क्या है, आज क्या हो गया, क्यों उदास हो, इस तरह से। अब दोस्ताना बिल्कुल हम दोस्त वाले बन जाएंगे तो मुझे याद है कि एक बच्चा इसी तरह का अडॉप्ट करने की कोशिश में, बच्चा जो है अपने पापा से पूछता है, पापा तुम आ गया, पापा तुम जाएगा। तो ये वाली जो लैंग्वेज है ये भी ना बच्चे सीख लें, सिर्फ ये कहने के लिए कि हम उसके दोस्त हैं। तो दोस्त वर्ड बहुत ही एक गहरा अर्थ रखता है, हम उसको अंदर से समझें, क्योंकि हमें ही पता है कि बच्चा अगर उदास है तो क्यों है, खुश है तो क्यों है। और दूसरी बात आपने कहा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, देखिए एक समय में जो वैदिक स्कूल होते थे, या अभी भी जो जहाँ पे इंग्लिश और वेद को मिलाकर पढ़ाया जाता है, वहाँ धर्म शिक्षा एक बहुत कंपलसरी एक सब्जेक्ट रहता है, जिसको मॉरल एजुकेशन भी कह सकते हैं। लेकिन यह केवल 8 क्लास तक है। मैं भी वैदिक एंग्लो वैदिक एजुकेशन से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि 8 क्लास तक बच्चों को धर्म शिक्षा पढ़ाई जाती है। धर्म शिक्षा में अगर जो है, जो भी हम सिखाना चाहते हैं, अगर वो स्टोरी के माध्यम से है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे उस स्टोरी को पढ़ते हैं और एंजॉय भी करते हैं। लेकिन जहाँ पर फिलोसफी आ जाती है वहाँ बच्चे नहीं करते। आप सोचिए 8 क्लास का बच्चा, 12-13 साल का बच्चा क्या समझेगा कि मौत आती है तो क्यों आती है, और फिर हमें भगवान को ध्यान भक्ति करके कैसे जानना है। ये तो एक लंबे समय, एक उम्र परिपक्वता आने के बाद ही बच्चा करता है। तो जहां तक बात है, बच्चे को वो एजुकेशन जरूर देना चाहिए जो उसको पैरों पर खड़ा कर दे। दूसरी बात है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारे शौक, हमारे जो पैशन, हमारी जो हॉबी है, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप देखिएगा, जो आदमी संगीत सुनता है वो बहुत ही टेंशन में रहता है तो वो संगीत लगाता है, क्योंकि वही उसका एराडिकेशन होता है। हम लिखते हैं, गजल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये हमारा जो है मतलब माइंड जो है वो बहुत रिलैक्स होता है, अपना अपना रिलैक्सेशन का तरीका होता है। कबीर जी एक्टिंग करते हैं, रेणु जी दूरदर्शन में काम करती हैं, तो आदमी अपना ही चीज को तो पकड़ लेता है जहां उसे मुक्ति मिले तनाव से। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक एजुकेशन जो हमें पैरों पर खड़ा कर दे वो हमें करना है। दूसरा एजुकेशन जो हमें हर तरह के तनाव से, हर तरह के गॉसिप से मुक्ति दिलाए, वो हमारा पैशन होता है। दोनों में समय देना है। बहुत खूब। रेणु जी, आपसे भी मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि डॉक्टर कविता जी ने वाकई सही कहा कि उसका लिटरल मीनिंग है, और कबीर जी भी कहीं ना कहीं का उनका भी इशारा उसी तरफ था। एक लाइन कही जाती है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पर आज तो हमारी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, उसका लेटेस्ट वर्जन, और उसी पर खत्म होती है, वहीं से शुरू वहीं से खत्म। आप उस चीज को फील करिए कि जब कोई राइटर मिलता था या कोई अपनी किताब देता है और उसके पहले पन्ने पे लिख के देता है कि भाई आशीष को सब प्रेम भेंट, और नीचे सिग्नेचर, उसमें क्या खुशी होती है, उसमें क्या गर्व होता है देने वाले को और लेने वाले को। आज के बच्चे उस सुख को कहाँ जान पाते हैं। और मित्रता की बात जो हो रही है, आपको नहीं लग रहा है, कबीर जी बात तो सही कह रहे हैं, डॉक्टर कविता जी ने भी सही कहा, ये एब्यूज ऑफ फ्रीडम भी है कहीं ना कहीं। अ, आशीष जी, ऐसा नहीं है, एब्यूज ऑफ फ्रीडम तो नहीं है, लेकिन मित्र भाव रखना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती करने से ना तो कोई बात बनेगी और ना ही बच्चे को हम सही रास्ते पर ला सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कहीं हमें अथॉरिटी, अब बच्चा अगर जलती हुई कैंडल में हाथ दे रहा है, हम 2 बार मना कर दिया, 3 बार मना कर दिया, तो एक बार हमें हाथ झटका देके हटाना होगा, और डांटना होगा तो डांटना होगा। तो ये सही गलत तो हमें बताना होगा। लेकिन मोबाइल में इंटरेस्ट है, महंगे से महंगे मोबाइल, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम नहीं है?
क्या अब जो कबीर जी ने बात कही कि एक पीएचडी व्यक्ति है और वो उसको इतनी डिससेटिस्फैक्शन है कि वो पीएचडी है और उनसे कम कमा रहा है, तो मुझे इस बात को सुनकर के बहुत तकलीफ हुई। क्योंकि अगर वो डिससेटिस्फाइड है, वो अपनी पढ़ाई से खुश नहीं है, तो क्या कमाई ही हमारी सफलता का मानक है? वही मापदंड है कि कोई कितना कमा रहा है उससे उसकी सफलता नापी जाएगी? तो एक पीएचडी वाले को, पढ़े लिखे व्यक्ति को भी अपने में अपनी पढ़ाई के ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए। कमाई तो कोई भी श्रम का महत्व है। कमाई बहुत तरीकों से की जा सकती है। छोले भटूरे बेचकर शायद हम ज्यादा कमा पाए, लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे उसमें वैल्यू है, सेटिस्फेक्शन है, कंटेंटमेंट है, डिस्ट्रेस होती हूँ। तो लेकिन अगर उसमें पैसा कम है, तो क्या मैं वो काम छोड़ करके भटूरे छोले बेचना शुरू कर दूं? नहीं। तो घर में अगर मैं हर टाइम डिससेटिस्फाइड हूँ और मैं पैसा 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 की बात करूंगी, तो अगर मेरे बच्चे चोरी करेंगे तो मुझे हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने वैल्यू पैसे को दी है। पढ़ाई को नहीं दे रही हूँ, वैल्यूज को नहीं दे रही हूँ, संस्कारों को नहीं दे रही हूँ, अच्छे इंसान बनने को नहीं कह रही हूँ। और मैं घर में इनडायरेक्टली, मैं उसको नहीं कह रही हूँ कि तुम जाओ पैसा कमाओ, लेकिन अगर मेरी वैल्यूज पैसा 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 है, तो मेरे बच्चे पैसे को इतनी अहमियत दे रहे हैं और वो चोरी करते हैं, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वैल्यूज दें, अच्छा इंसान बनाए, मित्र भाव रखें। पढ़ाई में अगर फेल हो रहा है तो मारा पीटी नहीं, समझाएं। बच्चे हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे संस्कार ले रहे हैं, कहे अनकहे। दरवाजा खोल दिया, बोल दो पापा घर पर नहीं है, हमने क्या दिया उनको, क्या समझाया? क्या हम झूठ बोल सकते हैं आराम से, सुविधा से? तो ये बहुत जरूरी है। बच्चों की एनालिसिस पावर बहुत जबरदस्त होती है, और हमें समझना है एवरी मोमेंट, एवरी स्टेप वी हैव टू कंडक्ट आवरसेल्व्स, अपने बिहेवियर को, अपनी सोच को। बहुत खूब रेनू जी। कबीर जी, आज के मॉडर्न टाइम में एटिकेट है, मैनर है और कंडक्ट को मिक्स करते हुए आप इस शो को कैसे कंक्लूड तो करेंगे? मैं कविता मैम और रेनू मैम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। और मैं बहुत सारी बातों को, जो है, दोनों की बातों को सराहता भी हूँ। लेकिन मैं फिर यही बोलना चाहूंगा कि हमको कहीं ना कहीं, अगर हमें अपने बच्चों को अ, आगे सिक्योर बनाना है, तो हमें कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट को समझना पड़ेगा और उनके माइंडसेट के हिसाब से हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। मैंने मित्रता की बात बताई बोली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मित्रता में मैं उसके साथ जो है गले में गले हाथ डाल के चल रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिससे जो है मित्रता का मतलब ये हुआ कि वो बच्चा जो मेरा है, वो जब भी उसे कोई सवाल उठता है तो सबसे पहले उसे मेरा नाम याद आता है। यार मैं अपने पिताजी से आके पूछता हूँ या मैं अपनी माता से पूछता हूँ, वो जरूर जवाब देंगी मुझे इसका, या ये काम ठीक है या नहीं ठीक है ये जरूर बताएंगे। अभी क्या हो गया सर कि बच्चे जो है ना वो बाहर जा रहे हैं पूछने के लिए, है ना, वो घर में नहीं आते हैं पूछने के लिए। मैं खुद देखता हूँ सर, है ना, कि बच्चे जो हैं वो बाहर, जो भी उनका क्षेत्र, अपने दोस्ती यारी में। तो मुझे, मैं किसी को ब्लेम तो करूंगा नहीं, मैं सबसे पहले अपने आप को ही ब्लेम करूंगा कि कहीं मेरे अंदर कुछ कमी है, इस वजह से मेरा बच्चा जो है वो बाहर जाके पूछ रहा है, या मेरे एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे अपने कैरेक्टर मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम है जो बच्चा मुझसे नहीं पूछ रहा आके। तो मैं फिर वही मतलब किसी के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देना जो है, और ये एक दिन का काम नहीं है, है ना। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों को किताब से जोड़ें, तो सबसे पहले हमें किताब उठानी पड़ेगी, ताकि बच्चे देखें कि मेरे माता और मेरे पिता जो हैं वो किताब पढ़ रहे हैं, और कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। माता पिता भी मैं देखता हूँ मोबाइल में लगे रहते हैं। मैंने कितना मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे माता पिता ऐसे हैं या सारे गुरु ऐसे हैं, लेकिन मैंने अपने खुद हाथ से आंखों से देखा है, टीचर जो है वो क्लासरूम में मोबाइल में ज्यादा लगी हुई है, बच्चे जो है वो अपना खेल रहे हैं। तो मैं खुद देख के आया हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेज और स्कूल जो है वो अच्छे नहीं है, मैं इतना ही कह रहा हूं कि हमको अपग्रेड करना है अपने आप को। हमें ये देखते रहना है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो हम अपने बच्चों, हमारे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अगर मैं अपने अपने बेटा या बेटी का मित्र ही नहीं बन पाया, तो मैं सिर्फ पिता बन के रह गया, तो क्या मतलब, वो मैं उसकी दिल की बात ही नहीं जान पाऊंगा।
उसके दिल तक उतरने के लिए मुझे मित्रता का हाथ फैलाना पड़ेगा। मैं उसे कैसे समझाऊंगा कि बेटा ये ठीक नहीं है और ये ठीक है। तो मुझे लगता है अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, और किताबें जरूरी हैं, लेकिन वही है कि अगर हमें किताब पढ़ानी है अपने बच्चों को तो पहले तो ये देख, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि ज्ञान जो है वो तो फैला हुआ है ना। आप तो मतलब कौन सी किताब पढ़ाना चाहते हैं, किस मतलब जो है ना, आप न्यूज भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो न्यूज देख के क्या करेगा। तो हमें पहले क्लियर होना है, अपने आप में क्लियर होना है कि हमें अपने बच्चों को कौन से रास्ते पे लेकर जाना है। जैसे मैम ने बताया, और सबसे बड़ी चीज यही है कि संस्कार और जीवन शैली जीने का तरीका, है ना। आज के टाइम पे स्कूल में ये भी अपग्रेडेशन होना चाहिए कि बच्चों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बच्चे बहुत कुछ ऐसा खा रहे हैं जो उसके शरीर के लिए अच्छा नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है हम बड़ों को बैठ के सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये इसमें लगना तो पड़ेगा। व्यूवर्स, आप देख रहे थे कबीर जी को, रेणु चौहान जी को, डॉक्टर कविता जी को। तीनों अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। और आपको कैसा लगा ये एपिसोड, आप कमेंट करके बताना। ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम वी कांट गो अहेड एंड कांट टेक मोर क्वेश्चंस। हाँ, एक बात मैं जाते जाते मैं भी कहना चाहूँगा कि मेरी अम्मा की डांट और मेरे पिताजी की पिटाई का दौर चला गया। मित्र आपको बनना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। जय हिंद।